सुप्रभात बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14 खान पान की बदलती तस्वीर, जो प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि किस किस देश का किस किस राज्य का क्या खाना है। भिन्न भिन्न राज्य भिन्न भिन्न देश का अलग अलग खाना है, तो उसी के बारे में प्रयाग शुक्ल जी ने बताया है। इस अध्याय को पढ़ने के पहले हम लोग इस पूरे कहानी के बारे में जानेंगे कि इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, प्रयाग शुक्ल ने क्या बताने का कोशिश किया है। तो देखेंगे हमारा इस पाठ में जो बताया गया है उस पूरे पाठ का सार है। पिछले 10-15 वर्षों में भारत में खान पान की संस्कृति बहुत बदली है। दक्षिण भारत के विशेष व्यंजन जैसे इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब उत्तर भारत में सुलभ है। तो उत्तर भारत की रोटी, दाल, साग और विशेषकर यहाँ की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। फास्ट फूड जैसे बर्गर, नूडल्स, पिज्ज़ा आदि पूरे देश में तेज़ी से प्रचलित हुए हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों की विशेषता माने जाने वाले कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ अब पूरे देश में कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं, जैसे गुजराती ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ आदि। अंग्रेजी राज में साहवी ठिकानों तक सीमित रहने वाली ब्रेड अब लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की रसोई में प्रवेश कर चुकी है। खान पान में आए इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित युवा वर्ग हुआ है। उन्हें स्थानीय व्यंजनों के बारे में तो अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन नए व्यंजनों के बारे में उन्हें काफ़ी जानकारी है। खान पान में आए बदलाव से जो इसकी नई मिली जुली संस्कृति उभरी है, उसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। इन्हें बनाने में समय की बचत तो होती ही है, नई पीढ़ी देश विदेश के व्यंजनों को भी जानने लगी है। खान पान की इस नई संस्कृति ने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी किया है। अगर युवा वर्ग इस खान पान की बदलती तस्वीर पर ध्यान दें तो हमारा राष्ट्र जो है एक सूत्र में बंधने के साथ साथ अगर युवा पीढ़ी चाहेगा कि हम अनेक देश और राज्य के बारे में जाने तो वे आसानी से जान सकते हैं और हमारा संबंध भी वहाँ से अच्छा बन सकता है। तो ये तो इस पूरे कहानी का सार है। अब हम लोग इसके पंक्ति को एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। एक एक पंक्ति को पढ़ने के पहले हम लोग जो भी उसमें कठिन शब्द आया है उसके शब्दार्थ को जानेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे। जहाँ तक आज हम लोग कठिन शब्द को रेखांकित करेंगे, आज पहले पार्ट में वहीं तक हम लोग कहानी को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा इस कहानी का जो पहला कठिन शब्द है संस्कृति यानी रीति रिवाज या परंपरा, सीमित यानी संकुचित, ढाबा रोटी की दुकान, एक जमाना यानी पुराना समय, अजनबी यानी अपरिचित, चाइनीज यानी चीन का बना हुआ, स्थानीय निकटवर्ती या पास का, विज्ञापित विज्ञापन में दिखाया हुआ, रस भरी यानी सरस रस के साथ। आगे देखेंगे जो हमारा कठिन शब्द है मसलन। मसलन का अर्थ होता है यथा, उदाहरण, जैसे आदि। सावी ठिकानों तक यानी धनी लोगों के घरों तक, कस्बा छोटे नगर या गांव। आगे देखेंगे जानकार यानी जानकारी रखने वाले, फुर्सत, आराम, गृहिणी, घर पर अपने परिवार के लिए काम करने वाली औरतें। दुस्साध्य यानी कठिन परिश्रम वाला। आगे देखेंगे व्यंजन पुस्तिकाएं। व्यंजन पुस्तिकाएं यानी पकवान बनाने की विधि का ज्ञान कराने वाली पुस्तकें। भागम भाग यानी भाग दौड़ या व्यस्तता भी कह सकते हैं। कमर तोड़ महंगाई यानी कमर तोड़ने वाली महंगाई या असहनीय महंगाई। वंचित करना यानी हीन करना, ले लेना यानी उसे दूर करना भी हम कह सकते हैं। तो ये तो हमारा जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे जहाँ तक उसका कठिन शब्द है उसका शब्दार्थ है। अब हम लोग इस
अध्याय की कहानी को पढ़ेंगे। देखेंगे हमारा जो पंक्ति है, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि अब कोई भी खाना मुश्किल नहीं है खाना, बल्कि आसान है। अब हम कहीं भी कोई भी खाना आसानी से खा सकते हैं, मंगवा कर खा सकते हैं, क्योंकि अब हर जगह, हर देश के हर राज्य के खाना हर कोने कोने में आसानी से मिलने लगे हैं। फास्ट फूड का अर्थ होता है तुरंत भोजन। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स होता था, अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। अब जो है ये चाइनीज़ नूडल्स जो है अब सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह हर लोगों तक पहुंच चुका है, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर लोग इससे परिचित हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। आगे देखेंगे, कहते हैं लेखक कि अब कोई भी खाना मुश्किल नहीं है खाना, क्योंकि हर जगह हर खाने अपना स्थान बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल सावे ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के बारे में बहुत कुछ जानती है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। लेखक कहते हैं कि स्थानीय व्यंजन भी अब लोगों की याददाश्त से हटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, अब सीमित हो गए हैं, धीरे धीरे वह घटते जा रहे हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार यह भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, क्योंकि आज के समय में लोगों में भागम भाग मची हुई है, लोगों के पास समय नहीं है, सारे लोग कामकाजी हो गए हैं, चाहे वो घर की महिलाएं हों या जो भी पुरुष हैं। लेकिन इसी वजह से जो है आज हम स्थानीय व्यंजनों
का लुत्फ़ नहीं उठा पाते हैं, कम उठा पाते हैं और देसी विदेशी व्यंजनों के बारे में ज़्यादा जानने लगे हैं, क्योंकि उसे पकाने में कम समय लगता है। जो फास्ट फूड है उसका अर्थ होता है तुरंत भोजन। तो ये तुरंत भोजन कहने भर का नहीं है, बल्कि ये तुरंत बनता भी है। इसलिए आज घर घर में फास्ट फूड अपनाए जाने लगे हैं। आगे देखेंगे क्या है, जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो बहुत कठिनता से बनने वाली व्यंजन है, खाद्य पदार्थ हैं, वह तो किताबों के माध्यम से कभी कभार ही बनाई जाती है, यानी बहुत कम बनाई जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में जितना भागम भाग व्यस्तता है, उस कारण से तो यह बात स्वाभाविक है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं रहा। और फिर उसके आगे भी क्या बात दिक्कत है तो देखेंगे। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है, और आज जो हम हिसाब लगा लगा कर बार बार कोई भी चीज़ लेने खरीदने के लिए हिसाब लगाते हैं, यह भी हमें स्थानीय चीज़ों को, स्थानीय व्यंजनों से वंचित कर रही है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अर्थात जिन व्यंजन को बनाने में मेव का, जैसे काजू, छुहाड़े, अखरोट, इन सब का ज़रूरत पड़ता है, तो लोग वैसे चीज़ से को बनाने से ही दूर भागते हैं, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी हिसाब जोड़ना पड़ता है, बार बार हिसाब लगाना पड़ता है। तो सब आज की इस महंगाई के दौर में हर एक व्यक्ति जो है अपने पॉकेट को, अपनी जेब को पहले टटोलता है। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस कारण से भी हमारा जो बहुत ऐसी खान पान है जो सीमित होते जा रही है, हमसे दूर होते जा रही है। तो आज हम लोग पहले पार्ट में खान पान की बदलती तस्वीर में यहीं तक पढ़ते हैं, दूसरे पार्ट में शेष अंश को पढ़ेंगे।